आपके इस विकासखंड जहांगीरगंज में किसान विद्यालय जो कृषि विभाग द्वारा संचालित होता है, हम उसके प्रबंधक हैं। और कि फिल्म जगत ने किसानों का हुलिया बिगाड़ के रख दिया, क्योंकि किसानों को लोग दीनहीन मानते हैं कि किसान से गरीब, किसान से दरिद्र इस पृथ्वी पर कोई नहीं। अगर कहीं हमको शंका हुई कि हमारे फसल में कीड़े लगे हुए हैं, तो हम जिस वैरायटी के, जिस प्रजाति के कीड़े लगे रहते हैं, उस प्रजाति के कीड़े 150 खोज के उनको मसल के, उनका रस जूस निकाल के, और उसमें 1 लीटर पानी में 2 ml उसका जूस मिला के स्प्रे कर देते हैं, तो वो प्रजाति का कीट हमारे खेत में नहीं लगता। हमारे खरपतवार जो निकलते हैं इसी में सड़ते हैं, वो रॉ मटेरियल बन के, कार्बनिक पदार्थ बन के वो ह्यूमस पदार्थ बनते हैं। ह्यूमस पदार्थ यानी देसी खाद का शुद्धतम रूप तो बनते हैं। फिर वही चीज़ उस पौधे को मिल जाती है भोजन के रूप में। ऐसा सबको करना चाहिए, क्योंकि नौकरी 100 में 3 ही लोगों को मिलनी है। तो 3 लोग तो सफल हो गए, लेकिन शेष 97 लोग जो सफल नहीं होते, वह इस क्रिया में जरूर आ जाए, क्योंकि इसमें सफलता के 100% चांस हैं। हमने कहा ना, धैर्य और साहस 2 चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे कि आप पहले टैंक में अगर 1000 सीप डाल दिए हैं, तो उस टैंक को 18 महीने बाद 1000 में से 700 मोती तो मिलनी आपको। और वो 700 मोती, कोई मोती ऐसा नहीं है कि जो 150 से कम का बिके, और कोई ऐसा मोती नहीं है कि जो 1500 से अधिक का बिके। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड खेती बाड़ी में। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे खेत में ही हैं, और यहाँ पे आपको पपीता, मौसम्मी, आम, केला, बैगन और काफ़ी आपको चीज़ें और दिखेंगी। और हमारे साथ इस क्षेत्र के माने जाने कृषक हैं, और क्षेत्र में उनका कृषि में बहुत अच्छा खासा नाम है। भाजपा में एक अच्छे कार्यकर्ता है और कृषि के क्षेत्र में एक अच्छे खासे पद पे हैं। आइए उन्हीं से उनका कुछ परिचय लेते हैं। चाचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल खेती बाड़ी में नए एपिसोड में। थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। हमारा नाम संतोष कुमार सिंह, हम आपके ग्राम तरेम, पोस्ट लालमनपुर, ग्राम पंचायत निकसपुर के निवासी हैं, और हम कृषि से परास्नातक हैं। आपके इस विकासखंड जहांगीरगंज में किसान विद्यालय जो कृषि विभाग द्वारा संचालित होता है, हम उसके प्रबंधक हैं। और एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस किए हुए हैं, जिसमें हम किसानों को के प्रचार प्रसार में उनका पूरा सहयोग करते हैं। और साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में हम इस मंडल राय सुल्तानपुर के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और पूरे जनपद अंबेडकर नगर के प्राकृतिक खेती के सह संयोजक हैं। जैसा कि प्राकृतिक खेती आपको हमारे स्थल पर पूरा भरपूर दिखाई दे रहा है कि देसी खाद का उपयोग हम कैसे किस प्रकार करते हैं, और 1 ग्राम यूरिया, DAP और किसी भी प्रकार की दवा का उपयोग नहीं करते। यहाँ पे एक ही खेत में लोग अक्सर बस गेहूँ, चावल, मतलब धान जो भी उगाते हैं, बस एक ही फसल उगाते हैं। और आपके इस खेत में हम देख रहे हैं केला भी है, बैगन भी है, पपीता भी है, आम भी है, मौसम्मी भी है, अरहर भी है, तुलसी भी है, सूरन भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके पीछे लक्ष्य क्या है, और एक खेत में आप इतनी अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं, और क्या वो तरीका है आपका? इसमें वैज्ञानिक भाषा में हम इसको कह सकते हैं मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम, जो आत्मा योजना के फार्मिंग सिस्टम अप्रोच में की जाती है। और इसमें यह है कि एक ज़मीन के अंदर फसल हो रही है, तो एक ज़मीन के सतह पर हो रही है, तो 1 मीटर की ऊंचाई पर हो रही है, दूसरी 3 मीटर की ऊंचाई पर हो रही है, तीसरी 2 मीटर की ऊंचाई पर हो रही है। यानी हर लेयर पर, हर परत पर हम कोई न कोई फसल ले रहे हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि नीचे सूरन और बंडा है, रुई है, ऊपर उसके ऊपर आप देख रहे हैं बैगन है, उधर उस साइड में भिंडी है, इसके ऊपर आप देखेंगे जब करीब 5 फीट के पौधा किसकी फसल, तो केला आ जाएगी आपकी, और करीब 7 से 8 फीट का पौधा देखेंगे तो आपका पपीता आ जाएगा।
और फिर इससे ऊपर की हाइट भविष्य में देखेंगे तो आपका आम और मौसमी आ जाएगी। और अरहर आप बॉर्डर पे देख रहे हैं पूरा कि इस समय अगर उसकी फली तोड़ दिया जाए हरी तो 5 कुंटल तो निकली जाएगी सिर्फ बॉर्डर लाइन पर। आपको दिख रहा है पूरा बॉर्डर पे ये अरहर के पेड़ पूरे मोटे मोटे बांस जैसे पेड़ तैयार हुए हैं। ये बहार किस्म की अरहर है, कोई ऐसी अरहर नहीं है कि जो सब लोग न जाने, बस सिस्टम अलग है, उसके पैदा करने का सिस्टम अलग है जो सबको सीखना चाहिए और सबको करना चाहिए। आजकल के जो युवा हैं खेती बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। सभी लोग इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, गवर्नमेंट जॉब इन सब में है। आपने कृषक में परास्नातक किया है। लोगों को आप क्या संदेश दे रहे हैं कि लोग कृषि में आए, क्योंकि लोग गांव से भी पलायन कर रहे हैं नौकरी के चक्कर में, जीविकोपार्जन के लिए शहर में, जबकि उनके पास गांव में खेती है। ऐसा आप उन्हें क्या संदेश देना चाहें कि वो अपने घर पे रह के, अपने गांव समाज में रह के अपना काम करके अपना जीविकोपार्जन अच्छे तरीके से कर सकें? इसका सारा श्रेय हम फिल्म जगत को देते हैं कि फिल्म जगत ने किसानों का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। क्योंकि किसानों को लोग दीनहीन मानते हैं कि किसान से गरीब, किसान से दरिद्र इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। जबकि किसानी ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक दाना गेहूं से आप 100 दाना गेहूं पैदा कर सकते हैं। एक बीज से आप 100 बीज पैदा कर सकते हैं। यह अनिश्चित उत्पादन वाली व्यवस्था है खेती और किसानी में। बस इसके साथ हमको मजाक नहीं करना है। और युवा पीढ़ी आजकल अंधाधुंध चक्कर में पड़ी रहती है कि हम क्या कर लें कि हम तुरंत लखपति और करोड़पति हो जाएं, जो संभव नहीं है। वो कहीं न कहीं उसका पैर फिसल जाता है, गलत काम में लिप्त हो जाता है, अंत में उसकी बदनामी होती है। इसलिए हम सभी युवा वर्ग से अपेक्षा रखते हैं और चाहते हैं, उनको संदेश देते हैं कि वे सभी लोग आएँ और अपने एक छोटे से प्लाट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बनाएं और उसमें एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10-10 फसलें लें, ताकि उनके घर में दवा की आवश्यकता न पड़े। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि 2019 में हमको पैंक्रियाटिस हो गया था। उसके बाद हमने सारी खेती को त्याग करके प्राकृतिक खेती की तरफ रुख कर लिया। और आज प्राकृतिक खेती की देन है कि हम सब कुछ अच्छा खाते हैं और दूसरे को खिलाते हैं और मार्केटिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं। ठीक। प्राकृतिक खेती किस तरह से हो सकती है? जो रासायनिक खाद है उससे हट के प्राकृतिक खेती का सबसे सरल तरीका क्या है? क्योंकि प्राकृतिक खेती में ऐसा माना जाता है कि उत्पादन बहुत कम होता है। रासायनिक खेती के जरिए उत्पादन भी ज़्यादा होता है, रासायनिक खादों और कीटनाशकों के कारण फसल अच्छी होती है। जबकि ये आरोप लगाया जाता है कि जैविक खेती से पहली बात फसल का उत्पादन बहुत कम होगा, कीड़े मकोड़े लगेंगे तो उसका कोई उपाय नहीं है। तो जैविक खेती से कैसे लोगों को पैदावार ज़्यादा करें, कैसे कीड़े मकोड़े से बताएं, कैसे स्वस्थ रहें, इस पे बताइए। आज आप हमारे खेत में खड़े हैं, इसमें एक भी कीड़ा उड़ते हुए आप दिखा दें तो हम जाने। पहली चीज़, आपके पास कैमरा है, आपके पास सब कुछ है, चाहे बैगन की फसल हो, चाहे केला की फसल हो, चाहे आम की फसल हो, चाहे पपीते की फसल हो, चाहे अरहर इतना बढ़िया फली लगी हुई है, उस पर आप कहीं भी एक भी कीड़ा दिखा दें तो हम जाने। जबकि इसमें न तो कोई कीटनाशी पड़ी है, न तो कोई खरपतवार नाशी पड़ी है। खरपतवार आपको दिखेंगे, लेकिन उसको हम डिकम्पोज करके उसको हम खाद बना लेते हैं। और इसके लिए देखिए, आपके सामने पीला पीला चिपकन प्रपंच लगा हुआ है, चिपकन प्रपंच लगा हुआ है, और गंध पास लगा देते हैं। उसके बाद हम गंध पास लगा देते हैं। और इन सब चीज़ों के बाद अगर कहीं हमको शंका हुई कि हमारे फसल में कीड़े लगे हुए हैं, तो हम जिस वैरायटी के, जिस प्रजाति के कीड़े लगे रहते हैं, उस प्रजाति के कीड़े 150 खोज के उनको मसल के, उनका रस जूस निकाल के, और उसमें 1 लीटर पानी में 2 ml उसका जूस मिला के स्प्रे कर देते हैं, तो वो प्रजाति का कीट हमारे खेत में नहीं लगता और अलग से 1 रुपया खर्च नहीं होता। और यह आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वो सभी लोग
नहीं बेचने के लिए कर पाते तो अपने खाने भर के लिए करें। अभी आपने पूछा कि लोग कहते हैं उत्पादन बहुत कम होता है। क्या एक भी फसल हमारी आपको हल्की दिखाई दे रही है? बैगन के जो अभी कटिंग हुई है बैगन की, देख रहे हैं, ये 7-7 फीट के पौधे हो गए थे और मई में लगाए गए थे। मई से दिसंबर के बीच में 7 फीट के पौधे हो गए थे। एक बार कटिंग हो गई इसकी। अब दूसरी बार यह देखिए फूल भी लग चुके हैं, इन पौधों में फूल भी बैगन में फिर दोबारा लग चुके हैं। और इससे आप देखेंगे कि आराम से फिर उतने फल देगा ये। यानी इस जो यह करीब 2-2.5 बीघे का खेत है, इसमें से मान के चलिए कि डेली जब फसल अपने पीक पॉइंट पे रहती है तो डेली 50 किलो से 1 कुंटल 50 किलो तक बैगन निकलता है आराम से। तो बताइए इसमें दिक्कत कहाँ है, कहाँ उपज कम हो रही है? लेकिन समाज का मानना है कि उपज कम होगी। चलिए मान लिया, अगर हम समाज की बात कुछ समय के लिए मान लेते हैं तो अब देखेंगे आप, अब उसका भी आपको और साथ समझा दें थोड़ा सा 2 मिनट में कि हम खूब कीटनाशी डाले, खूब यूरिया डाले, खूब DOP डाले एक खेत में, और एक खेत में हमने जैसे यहाँ पे किया जा रहा है हमारे खेत में ऐसे हुआ तो उपज मान लिया जैसे हमारे समझ में तो उपज नहीं कम है, कतई कम नहीं है, और मान लिया कि उपज कम हो रही है, वो नए किसान हैं उनके यहाँ, तो देखेंगे खर्चा, तो इसमें आपका खर्चा आएगा 10 रुपया, तो उसमें आपका खर्चा आएगा 20 रुपया। इसमें उत्पादन आता है 10 कुंटल तो उसमें उत्पादन आ जाएगा 15 कुंटल। यानी खर्चा 2 गुना आएगा, उत्पादन 1.5 गुना अधिक होगा। बस इतना अंतर है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखिए आप। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है कि आपने पैदा तो कर लिया, अब आप खा क्या रहे हैं? जहर। जहर खाएंगे, केमिकल खाएंगे, तो आपने यहाँ पैदा कर लिया अपने खेत में जहर डाल करके, आप चले गए दिल्ली, बम्बई या सरकारी नौकरी करने कहीं चले गए, आपने वहाँ से पैसा पैदा किया। पैसा पैदा करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जितनी भी आय होती है उसका 40% आज के समय में आप डॉक्टर के यहाँ दे देते हैं। तो यदि आप ऐसी खेती करते हैं तो सीधी सी बात है कि आपका 40% खर्चा बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके आय में वृद्धि ही होगी। आप नया काम कोई करने जाते हैं तो आपको वहाँ आसानी होगी। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी लोग जैविक खेती पर ध्यान दें और आराम से बढ़िया उत्पादन लें। हम गेहूं धान के पक्ष में नहीं रहते। जैसे पारंपरिक खेती में हमारे क्षेत्र में तंबाकू चलती है, गेहूं चलता है, धान चलता है, 3 खेती बहुत बढ़िया चलती है यहाँ पे। तो आप तंबाकू की तुलना बैगन से और गोभी से नहीं कर सकते। तंबाकू पीछे चली जाती है और तंबाकू में स्थिति है कि 26 गुना DAP और नत्रजन पड़ता है। अब कहाँ 1 गुना? आम आदमी यदि अपने खेत में खेती करता है, हम तो जैविक करते हैं, आम आदमी भी यदि अपने खेत में खेती कर रहा है तो कहाँ 1 गुना और कहाँ 26 गुना लागत इतनी अधिक बढ़ जाती है। और अगली पीढ़ी के लिए हमारे खेत बर्बाद हो जा रहे हैं। इतनी अधिक DAP, इतनी अधिक यूरिया। आप खेत में चले जाएं, हमारा खेत कहीं आपको हरा नहीं दिखेगा, मिट्टी नहीं हरी दिखेगी, काई नहीं दिखेगी, क्योंकि सब देसी खाद है। और जहाँ पे DAP का उपयोग किया गया अधिक, सुपर का उपयोग अधिक किया गया है, वहाँ की मिट्टी काई नुमा बन जाती है। काई नुमा बनने का मतलब कि वहाँ के जो जीवित पिंड हैं, बैक्टीरिया, हमारे लाभदायक बैक्टीरिया, वो मृत प्राय हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे अगली पीढ़ी के लिए हम अपने खेतों में कुछ नहीं छोड़ रहे हैं कि अगली पीढ़ी हमारी अच्छे ढंग से रहे, जिए और खाए। इसके लिए सबको चाहिए कि अपने खेत में कम से कम, नहीं कुछ कर पाते तो जो भी फसल अवशेष होता है उसको उसी में रहने दें, उसको बाहर न निकालें। जैसा इसमें आप देख सकते हैं, बैगन के टोटल डंठल हम चाहते एक बार कह देते तो हमारे गांव के जो कहार हैं, हरिजन हैं, ये सभी लोग उठा ले जाते इस समय अलाव जलाने के लिए। लेकिन किसी को एक भी खरपतवार यहाँ से नहीं ले जाने देते। हमारे खरपतवार जो निकलते हैं इसी में सड़ते हैं, वो रॉ मटेरियल बन के, कार्बनिक पदार्थ बन के वो ह्यूमस पदार्थ बनते हैं। ह्यूमस पदार्थ यानी देसी खाद का शुद्धतम रूप तो बनते हैं। फिर वही चीज़ उस पौधे को मिल जाती है भोजन के रूप में। ऐसा सबको करना चाहिए।
अपने क्षेत्र में आपके सहायता से कितने लोग जैविक खेती की तरफ अग्रसर हुए हैं, कितने लोग परिवर्तित हुए हैं, कितने लोगों को लाभ हो रहा है? धारूपुर से एक मौर्या जी हैं और कादीपुर के मौर्या जी हैं और गिरैया साइड के मौर्या जी लोग हैं। मौर्या जी लोग अभी अधिकतम इस जैविक खेती की तरफ झुके हुए हैं, क्योंकि वे लोग समझ रहे हैं बैगन की खेती वे लोग करते थे, तमाम सब्जियों की खेती करते थे और दवा की एक परत बैठाकर उस पर उसको ले जाते थे बाज़ार में बेचने के लिए, और वही लोग अपने भी खाते थे। तो धीरे धीरे जब उनको भी बीमारियां लगने लगी तो धीरे धीरे समझ में आया, और सबसे पहले यही मौर्या बिरादरी के लोग इस जैविक पर ध्यान दे रहे हैं और वो भी हमारे साथ हैं, हमारे संरक्षण में हैं। क्योंकि हमारा एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस का कोर्स किए हुए हैं हम, तो उसमें हमारा यह कार्य है कि हम जो भी कोई हमसे पूछता है उसको हम जरूर सलाह देते हैं। और इस प्रकार ये मान के चलिए कि हमसे बाई फोन, बाई ग्रुप और गोष्ठी तमाम चीज़ देखेंगे तो आज तक का हम 1 से 1.25 लाख लोगों को समझा चुके होंगे। आपने बताया आप मोती की भी खेती करते हैं, मछली पालन भी करते हैं और काफ़ी चीज़ें शायद पालन करते थे या करते हैं। तो किस तरह जो इस मोती पालन या मछली पालन में आना चाहते हैं वो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं, कैसे वो लाभ कमाएं? मोती की खेती एक जटिल खेती है, वो सबके बस की नहीं है। उसमें धैर्य और साहस 2 चीज़ की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ये नहीं कि आज आपने शुरू किया तो कल उसका रिजल्ट आ जाएगा, 2 महीने में रिजल्ट आएगा, नहीं। इसका रिजल्ट मान के चलिए कि कम से कम 2 साल लग जाते हैं। पहली बार कम से कम 2 साल लग जाते हैं। लेकिन यह ऐसा है कि आप अपने को इलाहाबाद स्थापित करते हैं पढ़ने के लिए, मैं एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ। तो इलाहाबाद आप स्थापित होते हैं, 2 साल पढ़ते हैं, 4 साल पढ़ते हैं, बाई चांस किसी अधिकारी कर्मचारी के लिए पहली बार सिलेक्शन हो जाता है और जिसमें 90% लोग घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि नौकरी 100 में 3 ही लोगों को मिलनी है। तो 3 लोग तो सफल हो गए, लेकिन शेष 97 लोग जो सफल नहीं होते वह इस क्रिया में जरूर आ जाए, क्योंकि इसमें सफलता के 100% चांस हैं। इसमें सफलता के 100% चांस है। और आप करते हैं, माना कि 2 विषय का आप प्लाट बना लिए, उसमें आप 24 गड्ढे बना लिए 10 बाई 10 के, 13 दूनी 26, 2700 वर्ग फुट होता है, 10 दाम में 100 वर्ग फुट के आपने 24 प्लाट बना लिया उसमें, और थोड़ा सा अपने रहने के लिए एक ऑफिस बना लिया। उसमें आप निरंतर प्रतिदिन मात्र 2 घंटे मेहनत करते रहिए लगातार। ट्रेनिंग करने की जिम्मेदारी हमारी है, ट्रेनिंग देने की, वो हम दे देते हैं ट्रेनिंग। हमारा फ़ोन नंबर 9415 72 16 54 है। ट्रेनिंग हम दे देते हैं, और ट्रेनिंग लेने के बाद आप उस कार्य को करिए, सीप इकट्ठा करिए, ऑपरेशन करिए, इंतज़ार करिए। हमने कहा ना, धैर्य और साहस 2 चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे कि आप पहले टैंक में अगर 1000 सीप डाल दिए हैं तो उस टैंक को 18 महीने बाद 1000 में से 700 मोती तो मिलनी आपको। और वो 700 मोती, कोई मोती ऐसा नहीं है कि जो 150 से कम का बिके, और कोई ऐसा मोती नहीं है कि जो 1500 से अधिक का बिके, क्योंकि डिजाइन मोती है वो। तो 150 से 1500 हम कहते हैं, अधिकतम ना बिके, न्यूनतम वाला भी मान के चलिए 150 का ही बिके, तब भी आपका 7 डेढ़े 10.5 1 लाख रुपया हुआ कि नहीं। यानी 1 लाख रुपया प्रति गड्ढा आप रेगुलर इनकम कर सकते हैं। लेकिन आपको उसमें लगे रहना है। आपको कहीं भी जाइए, दिन भर जाइए, तो रात में आप 2 घंटे मेहनत कर दीजिए। रात में कहीं रुक गए तो आप दिन में 2 घंटे मेहनत कर दीजिए। यानी 2 घंटे आपको मेहनत करना ही करना है। 2 घंटे नियमित आप मेहनत करिए तो आप एक प्रोफेसर के वेतन से कम वेतन नहीं पाएंगे। जो आपके ज़िले का क्लास 1 का अफसर है बैठा, उससे अच्छा ही कमाई आप कर सकते हैं, और वो भी नंबर 1 की। नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं इस पर, कोई चोरी नहीं, कोई जीएसटी आपको नहीं देना है। आप करिए तो। लेकिन यहाँ तो लोग शॉर्टकट अपनाने लगते हैं। शॉर्टकट अपनाने में न वही हाल हुई कि कहावत एक है कि किसका धोबी का न घर का न घाट का।
वही हालत किसानों को हो जाती है। किसान के पास धैर्य धारण करने की क्षमता नहीं रह जाती, जबकि जो किसान धैर्य धारण करके अपने कार्य में लगा हुआ है वो आज सफल है। एक उदाहरण के लिए आपको और बता दें, जैसे आप देखते होंगे केवटहिया, कोई केवट ऐसा नहीं है जो सुरती का काम करता है उसके खाते में 10 लाख रुपए ना हो, लोग बताते हैं ऐसा। तो धैर्य धारण करता है, सुरती महंगी हुई, सुरती सस्ती हुई, वह लगा है उसमें। तो हम अपने सीप में, अपने मछली में, अपने इस बागवानी में, अपने प्लांटेशन के काम में हम धैर्य धारण करके 2006 से लगे हुए हैं। तब आज स्थिति ये है कि हमको ब्लॉक संबंधित, जिले से संबंधित, प्रदेश से संबंधित और देश से संबंधित तमाम जगह पे प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार मिलता रहता है। आजकल के जो किसान हैं, नील गाय जो छूटे हुए जानवर है, बहुत परेशान हैं। आप एक किसान संघ के अच्छे पद पे हैं। किसान सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो नील गाय है और जो छूटे हुए सांड है, गाय है, उनसे किस तरह से बचाव करे, किसान भी बचाव किस तरह से करे और सरकार इसे किस तरह से काबू करे? देखिए, नील गाय के लिए एक प्रोजेक्ट एनडी यूनिवर्सिटी फैजाबाद कुमारगंज में दिया गया था, जो कि ऐसा किया जाए कि वो बंद हो जाए, हिस्ट्राइल हो जाए। संजोग से वह 6 साल प्रोजेक्ट चला, सफल नहीं हुआ, और दोबारा इस पे ICR द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि इस पे कुछ न कुछ, कोई न कोई नई खोज हमारी यह केंद्र की सरकार अवश्य निकाल के ला देगी। और आप लोग जानते रहें कि निश्चित तौर पे इससे निजात मिलेगी। और जो ये गाय की और बछड़े की बात है, इसमें दूध तो हम खाते हैं, बछड़े को छोड़ देते हैं। चलिए, मान लिया किसान परेशान है, सब लोग जैसा कहते हैं, लेकिन किसान परेशान नहीं हो सकता यदि काम करेगा तो। अब उसके लिए भी एक व्यवस्था आ गई है, सिर्फ बछिया ही जन्म लेगी, उस प्रकार का सीमन अपने गायों को दें और बछिए का जन्म हो और सीमन द्वारा वह गाभिन हो, दूध दुहें, खाएं और छुट्टा न छोड़ें। एक समस्या और आती है, हमारे गांव में तमाम वन क्षेत्र थे, आज आप देखेंगे तो कहीं बाग नहीं रह गई है। जो बाप दादा की बाग है वो हम तो 50 साल के हो गए इस समय, जो इस समय 70-80 साल के लोग हैं, उन लोगों ने उन बागों को बेच खाया। जो 70-80 साल, जो इस समय बुजुर्ग हैं, इस समय उन लोगों ने बाप दादा के बागों को बेच के समाप्त कर दिया। अब हम नए पीढ़ी वालों को, 40 साल के इर्द गिर्द वालों को कि यह जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम अपने खेतों में पेड़ लगाएं, ताकि वहाँ पे जानवर भी सुरक्षित रहें और किसानों का नुकसान भी ना हो। किसानों का नुकसान रोकने के लिए हमको वन क्षेत्र, बाग का क्षेत्र, बागवानी यह बढ़ानी पड़ेगी। अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा, किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसान भाई निरंतर अपने खेतों में लगे रहें और खेत पर प्रतिदिन एक बार अवश्य जाएं, और एक पैर खेत में हो तो एक पैर मंडी में हो, एक आंख खेत में हो तो एक आंख मंडी पर हो, कि हमारा माल कहाँ बिकेगा, हम किस प्रकार पैदा करेंगे। प्रतिदिन अगर आप किसान अपने खेत में जाते हैं तो निश्चित तौर पे फसलें उनसे बात करती हैं, उनकी फसलें किसान से बात करती हैं। उनको लगेगा, देखते ही, जैसे खेत में घुसेंगे, देखते ही उनको मालूम हो जाएगा कि अरे तो कल हरा था आज पीला क्यों है, अरे ये तो कल हरा था आज सूखा क्यों है। इसलिए नियमित किसान सुबह या शाम दोनों में से एक समय अवश्य जाएं। अब आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि जब खरीफ की फसल यानी धान की फसल होती है तो उसमें सुबह जाया जाता है खेत टहलने, और रबी यानी गेहूं फसल या सब्जी फसल, तो इसमें शाम के समय खेत को देखने जाया जाता है। यह वैज्ञानिक ढंग से है। यूँ तो आप कभी जा सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक विधि यह है कि धान की फसल में सुबह और गेहूं या रबी की फसल में जो भी है सब्जी की फसल, उसमें शाम को घूमने जाएं। और काम करने के लिए जब तक कोहरा शीत उसमें थोड़ा कम ना हो तब तक उसमें फावड़ा नहीं चलाना चाहिए। ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ना बरसात देखता है,
किसान एक ऐसा व्यक्ति है। तो सरकारों से भी यही गुजारिश रहेगी कि किसान के लिए जितनी हो सके नई योजना लाएं, उन्हें लाभ पहुंचाएं। और दर्शकों, आप देखते रहिए अयोध्या भारती, आपके लिए नई नई एपिसोड लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।